दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। क्राइम की दुनिया में जो भी क्राइम आप देखोगे या जो क्राइम रिपोर्टर का रोज़ इन क्राइम स्टोरी से पाला पड़ता ही रहता है, और जो भी क्राइम स्टोरी उसके सामने आती है, जो सत्य घटना सामने आती है किसी भी शहर से, तो वो ये देखता है कि इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट या इससे ज़्यादा होशियारी से कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगली कहानी फिर उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली निकल जाती है। यही सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी में चलता रहता है। आज की कहानी है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की। अ, क्या आपने सोचा है कभी भी, कोई भी अपराधी हो या कोई रॉबरी केस हो या कोई मर्डर केस हो, रेप केस हो, किडनैपिंग हो, तो सबसे पहले अपराधी का जो काम होता है वो यही होता है कि किस तरीके से अपराध को करा जाए, और दूसरा, करने के बाद उस अपराध को करने के बाद पुलिस की पकड़ में ना आया जाए। किसी भी तरीके से बिल्कुल क्लीन अपराध होना चाहिए, चाहे वो क्राइम है, कुछ भी है, रॉबरी है या मर्डर है, जो भी है, और उसके बाद पुलिस उसको कभी भी पकड़ ना सके। उसके लिए उसकी पूरी तैयारी होती है। कोई 1 साल तैयारी करता है, कोई 2 साल तैयारी करता है। बहुत सारी जो रॉबरी की स्टोरियाँ मैंने सुनाई भी हैं, 3-3 साल तक उन्होंने प्लानिंग करी है और करोड़ों रुपए का खर्चा करा है, फैक्ट्री खरीदी है, उसमें प्रैक्टिसें करी हैं। इसी तरीके से अलग-अलग लेवल की जो बड़ी चोरी है उनमें बड़े प्लानिंग, जो छोटी हैं उनमें छोटी। तो इसके अंदर सबसे जो पहले 2 ही चीज़ आती हैं। पहले वो क्राइम बिल्कुल अच्छे तरीके से करा जाए, और दूसरा, पुलिस उसको कभी पकड़ ना सके। पकड़ने से बचने के लिए सबसे पहले अपराधी यही सोचता है कि मोबाइल उसके पास ना हो, सीसीटीवी में वो ना आए, और जो लैपटॉप वगैरह हैं और जो मोबाइल की हिस्ट्री वगैरह है, उसके अंदर कोई भी सबूत पुलिस को या जो अपनी एजेंसी है उनको ना मिले। उनसे बचने के लिए वो पूरी ताकत, पूरी क्राइम स्टोरी देखता है, किताबें पढ़ता है, फ़िल्में देखता है, उसके बाद क्राइम करता है। लेकिन आज की जो कहानी है, वो इन चीज़ों से बिल्कुल हट के है। जो आज का अपराधी है, इसका नाम है कार्डेल जिमसिम राजा। तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि मैं मोबाइल भी वहाँ पर ले ले जाऊँ, उससे भी दिक्कत नहीं है, सीसीटीवी में आ जाऊँ, उससे भी दिक्कत नहीं है, लैपटॉप में हिस्ट्री मिल जाए, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊँ तो भी दिक्कत नहीं है। उसकी प्लानिंग ये होती है कि सब चीज़ देखने के बाद भी पुलिस सारी चीज़ जान ले, पूरी चीज़ पुलिस ये भी जान ले कि हत्या भी मैंने की है, और उसके बाद भी पुलिस मुझे सज़ा ना दिलवा पाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लान है कि सारी चीज़ रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी आपको सज़ा ना मिले, या आपको बहुत कम सज़ा मिले? तो यहाँ से उसके दिमाग की उपज शुरू होती है। वो एक डायलॉग है एक फ़िल्म का कि जहाँ पर सबकी सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। तो ये जो कार्टिल लड़का होता है, इसके दिमाग में ऐसे आइडिया आते हैं कि सारी चीज़, अगर पहली बात तो पकड़ा ना जाऊँ। पहला प्लान तो ये था कि मैं सही तरीके से करके जाऊँ और पकड़ा ना जाऊँ। प्लान बी ये था कि अगर पकड़ा भी गया तो भी मुझे सज़ा ना हो। और तीसरा, अगर वो बी भी प्लान प्लान उसका जो फेल होता है, तो फिर सी प्लान ऐसा था उसका कि उसमें पुलिस उसको सज़ा ही ना दिलवा पाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये सत्य घटना है। सन 2017 की 8 अप्रैल सन 2017 में एक घर से आग की लपटें और बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और उस घर में इतनी आग लगती है कि सारे आस पास के जो पड़ोसी थे, उसका गुब्बार बहुत ऊंचा जाता है, और सारे पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो देखते हैं घर में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। वो फायर पुलिस को फ़ोन करते हैं, गाड़ी मंगाते हैं, और अपने लेवल पर उसको बुझाने की कोशिश भी करते हैं। और वो सोचते हैं कि जो उस घर के मालिक हैं, उसमें 5 सदस्य रहते थे, उन पाँचों में से कोई भी बंदा बाहर नहीं है। तो सब पड़ोसी को और पुलिस को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो इसमें अंदर जल गए हों या जलकर मर गए हों या कहीं मार पीट गए हों। तो सबको सबसे पहले यही फ़िक्र होती है कि 5 आदमी कहाँ हैं, क्योंकि भीड़ में 5 आदमी नहीं थे जिनका वो मकान था, और आग बहुत भयंकर रूप ले चुकी थी। वो मकान था, धनक्कम रिटायर प्रोफ़ेसर थे, उनका था। उनका एक बेटा था कॉर्डेल जिमसिम राजा, और उनकी पत्नी का नाम था पद्मा, और बहन कैरलीन, और उनके साथ एक मौसी रहती थी जो उनकी पत्नी की बहन थी, ललिता।
जिनको दिखाई नहीं देता था, वो नेत्रहीन थी। तो ये सब इस परिवार में रहते थे। अब पुलिस आती है, आग बुझाती है। अब उसके अंदर जो एंट्री होती है पुलिस की, तो सबसे पहले वो देखती है कि जो नेत्रहीन मौसी थीं इस अपराधी की, वो नीचे उनकी लाश पड़ी हुई है। और वो लाश भी जो पड़ी है वो ऐसी नहीं है कि वो जलने से उनकी मृत्यु हुई हो। उनको किसी तेज़धार हथियार से उनको कट मारे गए हैं, और जैसे चाकू हो या किसी, मतलब उनकी हत्या करी गई है। अब यहाँ पर जो क्राइम सीन की एक सोच थी, पहले तो ये था कि आग लगी है, आग में झुलस ना गए हों लोग। लेकिन जब ये देखा जाता है कि किसी की हत्या करी गई है, तो वहाँ पर एकदम दिमाग बदल जाता है कि ये तो कोई गहरी साजिश है, कोई मिस्ट्री है। अब उसके बाद पुलिस ऊपर जाती है फर्स्ट फ्लोर पर। वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर 3 लाशें बिल्कुल जली हुई पड़ी थी, जिसमें लग रहा था एक तो प्रोफेसर साहब की होगी, धनक्कम की, एक उनकी पत्नी जिम पद्मा, और एक उनकी जो बेटी थी कैरोलिन। तो ये 3 लाश वहाँ पर जली हुई थी, और नीचे जो उनकी साली थी ललिता जी, और 1 लाश वहाँ पर थी। 4 लाश पुलिस बरामद करती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पुलिस को ये ख़्याल आता है, और पड़ोसी बताते हैं कि जो इनका बेटा है कार्डेल जिम सिम राजा, वो वहाँ पर नहीं था, वो या तो कहीं बाहर गया हुआ है। तो पुलिस पता लगाती है वो कहाँ है। इधर कार्डेल चेन्नई के अंदर था, तो वो टीवी पर देखता है, तो उसको पता लगता है उसी के मोहल्ले में, उसी के शहर में किसी घर में आग लगी हुई है। फिर वो उसको ध्यान से देखता है तो आग उसी के घर में होती है। तो वो चेन्नई से वापस भागा तिरुवनंतपुरम पहुंचता है। तो वहाँ जाकर देखता है कि घर से लाशें निकल चुकी हैं, आग बुझ चुकी है। अब क्योंकि ये पता लगाना था आग कैसे लगी है और हत्या कैसे हुई है, तो सबसे पहले पुलिस कार्डेल को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। अब माहौल थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि उसके घर के 4 जो सदस्य थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो पुलिस इतनी सख्ती नहीं कर सकती थी उस पे, फिर भी मोटा-माटी उससे पूछती है, और उनका सबका क्रियाक्रम हो जाता है। और फिर पुलिस उसको दोबारा से उसके पूछती है कि आपको किसी पे शक है क्या? किसी का आपसे कोई लड़ाई-झगड़ा? कौन हत्या कर सकता है? जो एक देख भी नहीं सकती बुज़ुर्ग महिला थी, जो उसके पिता थे प्रोफ़ेसर साहब, वो भी रिटायर थे, तो ज़ाहिर-सी बात है 60 प्लस ही होंगे। तो बुज़ुर्ग से लेकर बच्चे तक, जो उसकी बहन थी कैरोलिन, 26 साल की उम्र थी, सबकी उसने हत्या की है। तो ऐसा इतनी गहरी तुम्हारी किसी से रंजिश तो नहीं है। तो वो बताता है, लेकिन वो ठीक से कोई ऐसे क्लू पुलिस को नहीं दे पाता जिससे पुलिस अपराधी तक पहुंच पाए। अब पुलिस फैसला करती है कि वहाँ पर सीसीटीवी और सारे जो उनके मोबाइल फ़ोन थे, उनका डाटा निकलवाया जाता है, उनके नंबर से कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो वहाँ पर पुलिस एक चीज़ देख कर चौंकती है कि जो लड़का है कार्डेल, उसकी लोकेशन जब आग लगी तब वहीं की थी, और वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है। अब पुलिस को उस पर डाउट क्या पूरा फाइनल हो जाता है कि ये घर पे था और फिर ये गया है, और फिर वापस जब आग बुझ गई है आया है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो पुलिस उसको पकड़ती है, और उसके साथ अपने तरीके से, जो पुलिस का अपना स्टाइल है, उससे पूछती है कि अब तू यहाँ पर, अब तेरे फ़ोन की लोकेशन यहीं की थी, उसके बाद सीसीटीवी में भी तू किस टाइम घर में आया है और किस टाइम घर से गया है, सारी चीज़ रिकॉर्डेड है। तो कहानी क्या है? और तेरे खुद के घर में आग लगी है। तो पुलिस को वो बताता है कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक की मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, और मैं ये देखना चाहता था कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा कैसे निकलती है, और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कितना चीखता है, और आत्मा किधर से निकलती है, कैसे निकलती है, कहाँ जाती है। तो मुझे इस पर एक रिसर्च करनी थी। तो इसलिए मैंने अपने पिता को बुलाया, उनकी हत्या की। तो एक तेज़धार हथियार था उसके पास, उसको जो उधर की साइड में बोलते हैं दाँव, जो आपने देखा होगा साउथ फ़िल्म जो होती हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जैसा एक होता है, और इंग्लिश में मैजिक बोलते हैं उसको, मैजिक, और हिंदी में दाँव बोलते हैं। तो क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और सारा परिवार नीचे था, तो वो कोई गेम ऐसा खेलता था जो उसके परिवार को पता था। तो पहले वो अपने पिता को ऊपर बुलाता है, और वो तेज़ धार से उनकी हत्या कर देता है, और फिर उनको बैठ के देखता है कि आत्मा कैसे निकल रही है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर अपनी माताजी को बुलाता है, फिर तेज़ धार से उनकी हत्या करता है।
फिर चेक करता है आत्मा कैसे निकल रही है, और फिर उसकी समझ में नहीं आता है। फिर अपनी बहन को बुलाता है जो 26 साल की होती है, उसकी उसी तेज़ धार दाँव से, जो इंग्लिश में मैजिट बोलते हैं, उसकी भी ऐसी हत्या करता है। अब 3 हत्या करने के बाद उसको लगता है यार आत्मा तो दिखी नहीं, कैसे निकली है, क्या है? तो इस चीज़ में उधेड़-बुन में लगा रहता है। अब नीचे जो उसकी मौसी थीं, जो बेचारी देख भी नहीं सकती थीं और एज्ड थीं, तो 2 दिन ये सोचता रहता है। 5 अप्रैल को ये हत्याएँ करता है, तो 6 और 7 को वो सोचता रहता है इनका क्या करूँ? उसी बीच नौकरानी आती है, और नौकरानी जो खाना बनाने के लिए आती है, तो उसको बोलता है कि मेरा परिवार पूरा बाहर गया हुआ है और मैं भी कहीं बाहर से खाना मँगा लूँगा और तुम जाओ, क्योंकि 3 लाश अंदर पड़ी हुई हैं। तो नौकरानी देखती तो बाहर बताती किसी को, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी अपराधी चाहेगा नहीं कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर आए, तो नौकरानी को बाहर भेज देता है। अब उसको ये शक होता है या डर लगता है उसको कि अब लाशों में से बदबू आनी शुरू हो जाएगी और फिर पड़ोसी पूछेंगे कहाँ से, क्योंकि 5 तारीख को उसने मर्डर कर दिए थे, पूरी 5 निकल गई, 6 निकली, 7 निकली। अब फिर से वो जो उसकी प्लानिंग थी पूरी, वो क्या करता है कि ऊपर जहाँ पे भी 3 लाशें होती हैं, उसके माँ, बाप और बहन की, सब में आग लगाता है। ऊपर पूरे घर में आग लगाता है और नीचे अपनी मौसी की उसी से दाँव से हत्या करता है। अब उसका आइडिया ये था कि आग इतनी फैलेगी, क्योंकि घर का जो फर्नीचर है, जो बॉक्स हैं, जो भी चीज़ है, उनमें आग इतनी लग जाएगी कि घर नीचे से ऊपर तक पूरा फूक जाएगा, और उसमें फिर जले हुए कंकाल मिलेंगे, और कंकाल का अब क्या पता कौन कैसे मरा है, और मैं बाहर चेन्नई दिखूँगा। तो ये सारा का सारा प्लान, पहला प्लान उसका ये था कि ये सारी चीज़ क्लीन हो जाएँगी और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब वो ये सारी आग लगाने के बाद वहाँ से चेन्नई भाग जाता है, जो सीसीटीवी में दिखता भी है पुलिस को। अब क्योंकि पुलिस सीसीटीवी में देखकर उसको पकड़ लेती है, अब पुलिस कहती है कि क्या देखा तूने, ये मतलब पूरे परिवार को ही कैसे ख़त्म कर दिया, तू ऐसा कैसा मतलब साइंटिस्ट बनना चाह रहा था? तो अब उसका प्लान बी शुरू होता है। वो क्या करता है कि अजीब-अजीब हरकतें शुरू कर देता है। जो जैसे एक पागल आदमी होता है, कभी सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहा है, अजीब हरकत, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। अब पुलिस सोचती है कि इसकी शायद दिमागी जो हालत है इसकी ठीक नहीं है। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम ये क्या-क्या हरकत कर रहे हो, मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब यही वो चाहता था कि उनको ये लगे कि दिमाग ठीक ना हो, तो सीधा उसको बोलता कि हाँ, मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। अब ये स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, इसके लक्षण एक अलग तरह के होते हैं। उसमें जो भी इसका मरीज़ होता है, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि सब मेरे दुश्मन हैं, और कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे चाकू मार सकता है, कोई अगर वो ऊपर खड़ा है तो उसको लगता है कोई मुझे धक्का दे देगा। मतलब जितने भी उसके आस-पास आदमी हैं, वो सब वो उसको अपने दुश्मन नज़र आते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है जब उसको दुश्मन लगेंगे, तो या तो वो उनको मारेगा या फिर वहाँ से भाग जाएगा। तो अब ये पुलिस यहाँ पर आकर, जो पहला जो सीन था उसका आत्मा वाला था कि आत्मा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ इस तरीके से, और दूसरा फिर उसने अपना ये पत्ता फेंक जाए मेंटल वाला। तो ये इस वाले में उसको पता था कि सज़ा भी कम होगी, क्योंकि पुलिस जेल भेजेगी नहीं, जज जो है, जो कोर्ट से जो आदेश आएगा जेल भेजेंगे नहीं, और वो अ, पागलखाने भेजेंगे। वहाँ पे कुछ दिन बाद वहाँ दवाई वगैरह चलेगी, और धीरे-धीरे साल 6 महीने में दवाई खाते-खाते उसके बाद मैं बोलूँगा मैं ठीक हो गया, और सारी जो है प्रॉब्लम ख़त्म। तो ये उसका जो प्लान था। अब क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, प्रशासन है, अब सबसे पहले उसकी ये चेकिंग कराई जाती है कि वाक़ई में ये दिमागी इसका संतुलन ठीक है या नहीं। तो उसकी डॉक्टरी होती है, और डॉक्टर को बताया जाता है कि ये जो बीमारी बता रहा है इसको जो फ्रेमिया बीमारी है इसको। तो वहाँ डॉक्टर जब पाते हैं तो उसको वो बीमारी थी नहीं, वो बिल्कुल ठीक था, और वो सबको घुमा रहा था, मतलब एक तरीके से पुलिस को गुमराह कर रहा था वो। और जो आत्मा वाला था, वो भी वो झूठ बोल रहा था कि उसको आत्मा देखनी थी या ये था। दरअसल कहानी ये थी कि उसको उसके माँ-बापों ने, क्योंकि पढ़े लिखे थे, खुद प्रोफ़ेसर थे, बहन भी पढ़ रही थी, तो वो इतना पढ़ाई में तेज़ नहीं था। लेकिन माँ-बापों ने फिर भी कोशिश करी, और उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, वहाँ खर्चा उठा रहे हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो चाह रहे हैं उनका बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो। लेकिन वो वहाँ पर पढ़ नहीं पाता, वहाँ के माहौल में वो मिल नहीं पाता, या उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं था। वो 2009 में वहाँ से वापस आ जाता है। अब इस बात का जो घरवालों को बड़ा मतलब गुस्सा होता है और बड़ी नाराज़गी होती है कि हमने इतने सारे पैसे लगाए, इसको वहाँ पर भेजा, फ़ीस जमा कर दी, और जो पासपोर्ट बना और जो किराया और सारी वीज़ा सारी चीज़ें हैं,
तो प्रोफेसर साहब को इस बात की बहुत नाराज़गी थी कि इसने इतने सारे पैसे ख़राब कर दिए और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है ये, और ये इसने ठीक नहीं किया। तो उसके साथ अब उनका जो बर्ताव था, वो पूरे फैमिली का एक बर्ताव अब उसके साथ अलग हो गया। वो उसे एक नफ़रत की नज़र से देखने लगे और बात-बात पर उसको टॉन्ट मारने लगे कि तू सही से पढ़ाई नहीं करता, अगर करता तो तू ऑस्ट्रेलिया में आज इंजीनियर बन गया होता। तो वो उसके अंदर ये चीज़ कहीं न कहीं ज़हर करती रही और वो अब न स वो उल्टा सबसे नफ़रत करने लगा। जो परिवार उसका उससे नफ़रत करता था, वो अपने परिवार से नफ़रत करने लगा और अब वो प्लानिंग करने लगा कि क्यों ना मैं पूरे परिवार को कुछ इस तरीके से ख़त्म करूँ कि मुझे जेल भी ना जाना पड़े और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए और मैं ज़िंदगी अपनी मनमर्ज़ी से गुज़ारूँ। क्योंकि अभी जेब खर्चे के लिए, हर तरीके से लिए वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड था। जबकि उसकी उम्र करीब 30-35 साल हो चुकी थी। लेकिन पूरी तरह से डिपेंड था वो अपने पेरेंट्स पर, प्रोफेसर साहब पे। और वो इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा था। तो उसके दिमाग में यही प्लानिंग आती है कि मैं इनको मारूँ, उसके बाद घर में आग लगा दूँ। अब जब कंकाल मिलेंगे तो उसमें पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आएगा और यही होगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी और मुझ पर शक नहीं होगा क्योंकि मैं तो खुद बाहर था, चेन्नई होऊँगा, तो इसमें मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत ये हुई कि आग जो है नीचे की तरफ जहाँ पर उसकी मौसी थी, वहाँ पर आग नहीं पहुँची, थोड़ी बहुत पहुँची लेकिन उनकी बॉडी जल नहीं पाई। ऊपर की 3 बॉडी पर तो खुद आग लगा के गया था, तो वो तो पूरी तरह उसने जला दी। लेकिन जो नीचे मौसी ललिता थी, उनकी बॉडी जल नहीं पाई और उनकी जो तेज़ धार से उनकी हत्याएँ हुई थी, सबसे पहले पुलिस जैसे ही उस घर में एंटर करती है तो सबसे पहले वो वहीं पर समझ जाती है कि मामला जो है मर्डर मर्डर का है। तो यहाँ पर वो जैसे ही फेल होता है तो फिर वो दूसरी कहानी अपनी जो उसने पहले ही प्लान बी तैयार था उसका, आत्मा वाला, कि मैं आत्मा निकलते हुए देखना चाहता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है ऐसी अगर कोई बात करेगा तो सामने वाला आदमी पहले उसका आधा पागल तो तभी अपने मन में मान लेगा, यार ये कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ, कैसे आत्मा निकलते हुए आदमी देख सकता है। तो वही वो चाहता था। उसके बाद जो प्लान सी था उसका, वो ये था, ये बीमारी उसने जो इंटरनेट पे चेक करी और इसी इसी बीमारी के उसने थोड़े बहुत लोकल जो डॉक्टर हैं या उनसे वहाँ से अपना दवाई लाया, उसकी दवाई उसने दिखाई और जो भी चीज़ थी उसकी, वो जो इसको जो फ्रेमिया जो बीमारी है, तो उसने ये साबित करा कि मुझे ये है। क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है तो फिर वो पागल है और पागल है तो पागल को कोई भी देश हो तो उसको मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी, उसको उल्टा हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा जहाँ उसका इलाज होगा। और जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा कोर्ट में जब पेशी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वकील ये कहेगा कि इस टाइम तो उसका दिमाग ही उस टाइम ख़राब था, तो वो अपराध जो इसको पता ही नहीं था, वो इसने कराया। तो उसमें मतलब बहुत कम चांस थे उसको सज़ा होने के। तो ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से माँ-बाप बच्चे से उसकी अच्छाई के लिए उससे नफ़रत करते हैं, उसको चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैरों पे खड़ा हो, और लेकिन बच्चा उल्टा माँ-बाप से नफ़रत करता है और वो प्लान ए, बी, सी तीनों बनाता है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि हर अपराधी सोचता है मैं सीसीटीवी से बचूँ, सबसे बचूँ, अगर ये होगा तो क्या करना है, और ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है। लेकिन जो पुलिस की जो अ, समझदार पुलिस वाले थे और हर तरीके से उन्होंने उसको फँसाते चले गए उसे, वो जवाब ही नहीं दे पाया। तो इस तरीके से पूरा केस खुल गया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार इसी तरह देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।